गुड मॉर्निंग क्लास 7th। और आज हम पेज नंबर 96 से पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नॉन एज द ट्रोपोस्फेयर। एटमोसफेयर की जो सबसे लोएस्ट लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन द वेदर अकर इन दिस लेयर। यह लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। दीज चेंजेस इज वेदर कॉज चेंजेस ऑफ सीजन्स विच इज़ क्वाइट यूजफुल बोथ फॉर ह्यूमन बींग्स एनिमल एंड प्लांट्स। वेदर के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं इनसे मौसम बदलते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एट एन एवरेज रेट ऑफ 100 for 165 meters and that is why the mountains are cooler than the plains. In this layer, इस लेयर में the temperature decreases with height. हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है एट एन एवरेज रेट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स। ठीक है, 165 मीटर्स पर ये 100 डिग्री सेल्सियस की रेट से डिक्रीज होता है एंड दैट इज़ वाई द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स। इस वजह से माउंटेन्स जो होते हैं वो मैदानों से ठंडे होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल and explained above the lowest layer of the atmosphere is called the troposphere and the layer which is above the troposphere is called the stratosphere। जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इट्स थिकनेस इज अबाउट 50 किलोमीटर्स। इसकी जो थिकनेस है वो 50 किलोमीटर्स तक है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का जो एरिया है वो 50 किलोमीटर तक का है। दिस पोर्शन इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमिनन एंड एज सच इट प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर लार्ज जेट एरोप्लेन्स। यह जो पोर्शन है यहाँ पर क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ना ही कोई वेदर फिनोमिनन पाया जाता है। इस वजह से यह जो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है यहाँ पर लार्ज जेट एरोप्लेन्स की फ्लाइंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सही मानी जाती है। Not only this, stratosphere has also a rich layer of ozone which absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun। और इस लेयर के इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के पास में ही ओजोन लेयर होती है जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। मेसोस्फेयर द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द मेसोस्फेयर विच एक्सटेंड्स बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर की जो थर्ड लेयर है वो मेसोस्फेयर है जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। मेट्रोज एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर। स्पेस से जो मेट्रियोर्स जलकर आते हैं वे इसी लेयर में आते हैं। थर्मोस्फेयर अबाउट द मेसोस्फेयर लाइज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड द थर्मोस्फेयर। Above the mesosphere lies the fourth layer of the atmosphere which is called the thermosphere। मेसोस्फेयर के ऊपर वाली जो चौथी जो लेयर है जिसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद हीट। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता जाता है। आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का पार्ट आइनोस्फेयर होता है विच एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर एंड हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमीटर। जिसका जो एरिया होता है एनोस्फेयर का वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है और यहीं से रेडियो ट्रांसमिशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहीं से होती है। एक्सोस्फेयर इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ मर्ज्ड इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इसे इंटरप्लेनेटरी स्पेस में मिला दिया जाता है। इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लो एंड इट हैज़ वेरी थिन लेयर। इसकी जो घनत्व होती है वो बहुत कम होती है और इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस अ ग्रीन हाउस इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटमोस्फेयर इन ए ग्लास रूम वेयर प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, एक ग्रीन हाउस क्या होता है, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटमोस्फेयर होता है जो कि ग्लास से बना हुआ होता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल शेड्स टू ए वेरी लार्ज बिल्डिंग्स। ग्रीन हाउस का अगर हमारे को आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो छोटा भी बन सकता है या बड़ी बिल्डिंग्स भी बन सकती है और उनके चारों तरफ क्या होगा, सिर्फ कांच ही कांच होंगे, कांच से ही वो बिल्डिंग बनी हुई होगी। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट एंटर्स थ्रू द ग्लास वॉल्स। दिन के समय जो सनलाइट होती है वो ग्लास वॉल्स से एंटर होगी। एट नाइट द वॉल्स ट्रैप हीट फ्रॉम एस्केपिंग। शाम के समय जो ग्लास वॉल होंगे वो क्या करेंगे कि सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, द ट्रैप्ड हीट प्रोवाइड्स वार्म कंडीशन इन द ग्लास विच इज आइडियल टू ग्रो प्लांट्स इन कोल्ड प्लेसेज। और यही जो ट्रैप्ड हीट होगी वो क्या करेगी कि रात भर उन पेड़ पौधों को गर्मी देती रहेगी ठंडे स्थानों पर भी
ताकि वे पेड़ पौधे अच्छी तरीके से उगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। हम जानते हैं कि जो अर्थ जो है वो गैसेज के कंबल से चारों तरफ से ढकी हुई है। दिस ब्लैंकेट ट्रैप्स एनर्जी इन द एटमोसफेयर लाइक द ग्लास ट्रैप्स हीट इनसाइड ए ग्रीन हाउस। दिस ब्लैंकेट ट्रैप्स एनर्जी इन द एटमोसफेयर, ये जो ब्लैंकेट होता है वो एटमोसफेयर से एनर्जी को ट्रैप करता है, जैसा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लास जो होता है वो हीट को ट्रैप करता है। दिस हेल्प्स इन ओवरऑल वार्मिंग ऑफ द एटमोसफेयर। इससे क्या होता है कि एटमोसफेयर में चारों तरफ गर्माहट छा जाती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस विच मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ होती है वो पॉसिबल हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन टर्म्ड अ ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ द रोल इट प्लेज इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा गया है क्योंकि यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। इट एक्ट्स लाइक द ग्लास इन ए ग्रीन हाउस ट्रैपिंग हीट एंड कीपिंग द अर्थ एट ए कंफर्टेबल टेम्परेचर। वास्तव में यह ग्रीन हाउस को ट्रैप करने वाली गर्मी में ग्लास की तरह काम करता है और पृथ्वी को एक आरामदायक तापमान पर रखता है। In fact, greenhouse gases are beneficial in small quantities and without them the temperature on earth would be too low to sustain life। ठीक है, वास्तव में ग्रीन हाउस गैसें कम मात्रा में फायदेमंद होती है और इनके बिना पृथ्वी पर तापमान जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कम होगा। पेज 97 पर है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ए टेंडेंसी फॉर द ग्लोब टू वार्म ओवर ए गिवन पीरियड। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक टेंडेंसी है कि एक गिवन पीरियड के अंदर ग्लोब कितनी गर्म हो जाती है। बट द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स विच हैज इवेंचुअली इंक्रीज द हीट रिटेन्ड इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ये क्या करता है कि ये जो स्मोक जो होता है वो गैसेस से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रैपिंग इन मोर हीट एंड कॉजिंग ए राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रीन हाउस गैस अधिक गर्मी में रह रही है और वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है। नेक्स्ट है पेज नंबर 98 पर वेदर। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पर एटमोसफेयर की कंडीशन को डिनोट करता है वेदर। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, रेनी, ह्यूमिड, वार्म और क्लाउड। वो जो पर्टिकुलर प्लेस का जो पर्टिकुलर टाइम होगा वो सनी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, ह्यूमिड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। इट चेंजेस वेरी ऑफन, ये अक्सर कर बदलता रहता है। इवन विद इन 24 आवर्स, लगभग 24 घंटों में ये बदलता रहता है। एक सेकंड क्लास। इट इज एक्सपीरियंस्ड ओवर ए स्मॉल एरिया। ठीक है, इसे हम स्मॉल एरिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। वेदर की साइंटिफिक स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वेदर बुलेटिन्स इन्फॉर्म अस अबाउट डे टू डे हैपनिंग्स इन एटमॉस्फेयर कंडीशन, टेम्परेचर, स्काई कंडीशंस, क्लाउडीनेस, प्रिसिपिटेशन, विंड एंड मॉइस्चर। वेदर बुलेटिन्स इन्फॉर्म्स अस अबाउट डे टू डे हैपनिंग्स इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेदर बुलेटिन्स हमारे को दिन ब दिन एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, स्काई से रिलेटेड हो, क्लाउडीनेस से रिलेटेड हो, प्रिसिपिटेशन से रिलेटेड हो, विंड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो या मॉइस्चर से रिलेटेड हो, इसके बारे में हमारे को वेदर बुलेटिन्स बताती रहती है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रिसिपिटेशन आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर और प्रिसिपिटेशन। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग वेदर, वे इंस्ट्रूमेंट जो कि वेदर को मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज एंड विंड वेन आर फोर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेदर। थर्मोमीटर इट मेजर्स द टेम्परेचर, थर्मोमीटर तापमान को नापता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। रेन गोज अमाउंट ऑफ रेनफॉल को नापता है और विंड वेन डायरेक्शन ऑफ द विंड को नापने का काम करता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द सम टोटल और एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्गर टाइम।
एक बहुत ज़्यादा समय के अंतराल में एक पर्टिकुलर प्लेस पर किस तरीके से वेदर का चेंज होना, ये क्लाइमेट कहलाता है। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड ओवर ए लार्जर एरिया, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सेट्रा। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड ओवर ए लार्जर एरिया, यह एक बहुत बड़े एरिया में नापा जाता है, चाहे वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हो, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन, टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड, टाइप ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्टेड बाय पीपल एंड डिजाइन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा। ठीक है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, क्लाइमेट से वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ की खेती बाड़ी पर, वहाँ की फसलों पर, वहाँ के जानवरों पर, वहाँ की लाइफस्टाइल पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, वहाँ के घरों तक पर भी बहुत फर्क पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, इट इज़ द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए डे। वेदर क्या होता है कि एक दिन का जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। क्लाइमेट क्या होता है कि लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा समय से भी, मतलब अगर किसी स्थान का हमारे को क्लाइमेट मापना है तो उस स्थान पर लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा भी कितनी बार वेदर कंडीशंस चेंज हुई है, वो उसका क्लाइमेट कहलाता है। वेदर इट कैन चेंज एवरी डे, वेदर हर दिन बदलता रहता है, क्लाइमेट यूजुअली चेंज नहीं होता है। वेदर इट इज़ द एवरेज रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल ओवर ए स्मॉल एरिया ऑन ए डेली बेसिस। डेली बेसिस पर एक स्मॉल एरिया में रोजाना कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है या कितनी रेनफॉल रहती है, उसे वेदर कहते हैं। ठीक है, और लगभग 20 से 35 वर्ष में किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रोजाना कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, रोजाना कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा, या हर वर्ष कितनी रेनफॉल हुई, वो उसका क्लाइमेट कहलाएगा। डेस्क्राइब्ड एज हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, वेट, ड्राई एक्सेट्रा। वेदर को हम हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, वेट, ड्राई एक्सेट्रा में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्लाइमेट को हम इक्वेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनमें हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने डिग्री हॉटनेस है, कितने डिग्री कोल्डनेस हुई है, वही टेम्परेचर कहलाता है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। अर्थ पर हीट का सबसे बड़ा सोर्स सन है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 6 लाख। अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6 लाख डिग्री सेल्सियस है। द अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन इज वेरी लिटिल। ठीक है, सन से जो अर्थ की सरफेस पर जो हीट का अमाउंट पहुंचता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ इज नॉन एज सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। वो हीट जो हम अर्थ पर पाते हैं वो सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन कहलाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अर्थ के हर एक हिस्से पर सेम अमाउंट की हीट नहीं पहुंचती है। द अमाउंट ऑफ हीट इज ग्रेटेस्ट नियर द इक्वेटर एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, हीट का सबसे ज़्यादा अमाउंट इक्वेटर पर पाया जाता है, और अगर हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं तो जो हीट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लेटीट्यूड। ठीक है, जैसे जैसे हम लेटीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन वर्ल्ड। ठीक है, इंसोलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि किस दुनिया के किसी एक स्थान की पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जानवर पाए जाते हैं। आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर। आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। टेम्परेचर जोन्स, द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से आगे बढ़ने पर तापमान सामान्यतः कम हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड।
एक सेकंड क्लास, कुछ मैं भूल रहा हूँ। एक सेकंड क्लास, हाँ जी, अब देखिए टेम्परेचर जोन्स। द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से आगे बढ़ने पर तापमान सामान्यतः कम हो जाता है। एज सच डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फाउंड ऑन अर्थ। इस वजह से अर्थ पर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स पाए जाते हैं। दीज जोन्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस जोन्स को हमने इस फॉलोइंग फिगर में बताया गया। फ्रिजिड जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है, टॉरिड जोन है, साउथ टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन वापस आ गया। देखिए टॉरिड जोन, दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉरिड जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। इसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेट जोन, इट लाइज बिटवीन 23 डिग्री 30 एंड 66 डिग्री 30 लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों जो हेमिस्फीयर हैं उनके 23 डिग्री 30 और 66 डिग्री 30 के बीच में टेम्परेट जोन पाया जाता है। इट हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट। इसका जो क्लाइमेट होता है वो मध्यम होता है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में पाया जाता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्किल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। इट लाइज बिटवीन 66 डिग्री 30 नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यह 66 डिग्री 30 नॉर्थ और नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये 66 डिग्री 30 नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन पाया जाता है। और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में 66 डिग्री 30 सेकेंड और साउथ पोल के बीच में पाया जाता है। दीज आर टू पोलर रीजन्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ये ऐसे दो पोलर रीजन्स हैं जो पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, किस तरीके से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। इट इज़ ए ग्लास ट्यूब विच हैज़ मरकरी इन इट। ये ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। मरकरी को गर्म करने पर वो फैलता है और ठंडा करने पर वो सिकुड़ता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मरकरी इन ए कैलिब्रेटेड ट्यूब इंडिकेटेड द टेम्परेचर। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी का फैलना और सिकुड़ना इन ए कैलिब्रेटेड ट्यूब, जो कि एक कैलिब्रेटेड ट्यूब में होता है, ये बताता है टेम्परेचर को इंडिकेट करता है कि अगर मान लो मरकरी फैल रही है, ठीक है, इट मीन्स गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, और मरकरी अगर सिकुड़ रही है तो ठंड ज़्यादा हो रही है। द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इज़ यूज टू मेजर। इसको नापने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का यूज़ लिया जाता है। इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर हैज़ वेट एंड इट एग्जर्ट्स इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है, हवा का वजन होता है और यह पृथ्वी की सतह पर दबाव के रूप में अपना वजन बढ़ाती है। दिस वेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर की इस वेट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इवन दो द एटमॉस्फेयर एग्जर्ट सो मच ऑफ प्रेशर वी डू नॉट फील इट। जबकि एटमॉस्फेयर इतना दबाव, एटमॉस्फेयर पर हवा का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि जिसे हम फील भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी विच इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज काउंटर बैलेंस्ड फ्रॉम विद इन। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर के बाहर का दबाव जो सभी दिशाओं से बाहर है, भीतर से संतुलित होता है। द वेट ऑफ एयर इज रेफर्ड टू एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर का जो वेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफर करता है। एयर प्रेशर डज नॉट रिमेन द सेम। एयर का प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यह जगह से जगह पर, समय से समय पर बदलता रहता है। प्रेशर वेरिएशन रिजल्ट्स इन विंड। और प्रेशर की वेरिएशन से क्या होता है, हवाएं चलना स्टार्ट होती है। प्रेशर वेरिएशन कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। प्रेशर का वेरिएशन हम बैरोमीटर से नाप सकते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स। इसको मिलीबार्स में नापा जाता है। द एवरेज एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1013 मिलीबार्स। सी लेवल पर एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1013 मिलीबार्स है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो अर्थ की सरफेस पर अलग अलग होता है और उसके अलग अलग होने के फैक्टर्स क्या हैं? वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशंस और चेंजिंग एल्टीट्यूड्स। वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशंस, एयर व्हेन गेट्स वार्म, हवा जब गर्म होती है, एक्सपेंड एंड बिकम्स लाइटर, फैलती है और हल्की हो जाती है। वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग कॉजिंग लो प्रेशर इन द रीजन। ठीक है, वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग, गर्म हवाएं उठने लगती है जिसका कारण क्या है? क्षेत्रों पर लो प्रेशर होना। एयर व्हेन गेट्स कूल्ड, हवाएं जब ठंडी होती है, कंप्रेसेस एंड बिकम्स हैवी कॉजिंग हाई प्रेशर, कंप्रेस होती है और धीरे धीरे हाई प्रेशर में बदलती है। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन्स ऑलवेज हैव लो प्रेशर, इक्वेटोरियल रीजन्स में हमेशा लो प्रेशर रहता है ड्यू टू वार्म टेम्परेचर्स एंड पोलर रीजन्स, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है और पोलर रीजन्स का टेम्परेचर हाई प्रेशर से होता है, क्योंकि पोलर रीजन्स में कोल्ड टेम्परेचर्स रहता है। चेंजिंग एल्टीट्यूड, विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। सी लेवल पर जब हाइट इंक्रीज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इट इज सो बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर्स गेट थिनर, इस वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर्स पतली होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज वेपर एंड डस्ट डिक्रीजेज विद हाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज वेपर एंड डस्ट डिक्रीज विद हाइट, हाइट के डिक्रीज होने से गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वेपर और डस्ट डिक्रीज होते रहते हैं। विंड, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, एयर हमेशा हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में मूव होती है। द हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंड, अर्थ की सरफेस से हॉरिजॉन्टल एयर का जो मूवमेंट होता है उसे विंड कहते हैं। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आपको आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है और बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तब तक के लिए थैंक्स क्लास।